नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का जय हो स्टडी में। और हम लोग अपना जो एक प्रोग्राम समाधान बैच के नाम से जो लेकर आ रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ एक ये कंटेंट है कि आपको उसमें क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। तो उसी के संदर्भ में आपके लिए छोटी सी वीडियो है ये, जिसके माध्यम से हम लोग आज 2 क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। इसी फॉर्मेट में हम लोग डेली क्वेश्चन जो हैं जीएस के आपके यहाँ पर लेकर आएंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के माध्यम से। ठीक, ये चारों पेपरों के डेली बेस पे 50 डेज प्रोग्राम हमारा है ये। इसमें हम लोग जीएस 1 के 4 क्वेश्चन डेली, जीएस 2 के 4 क्वेश्चन डेली, जीएस 3 के 4 क्वेश्चन और जीएस 4 के 4 क्वेश्चन, कुल मिला के हम लोग डेली बेस पे 50 दिन में ये पूरा सिलेबस जो है आपका कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो इसी आधार पर ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। और इसी क्रम में आज ये 2 क्वेश्चंस डेमो आपको मैं जीएस पेपर 2 का यहाँ पर लेकर आया हुआ हूँ। इसको आप लोग देखें कि किस प्रकार से हम लोग इस चीज़ को टैकल करेंगे। किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप ये 2 नंबर दिए गए हैं, इस पर संपर्क कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं कोर्स के बारे में। ठीक है, पूरा सिलेबस हम लोग 400 सवालों के माध्यम से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। 400 प्लस क्वेश्चन तो दिए ही दिए जाएंगे। इसमें आपको अलग से यूपी स्पेशल के क्वेश्चन दिए जाएंगे, साथ में एक्स्ट्रा कंटेंट भी दिया जाएगा जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। बाकी 400 सवालों के तो आपको क्वेश्चंस वीडियो प्लस पीडीएफ भी मिलेगा इस प्रोग्राम में। यूपी स्पेशल क्वेश्चंस का वीडियो प्लस पीडीएफ मिलेगा और एक्स्ट्रा कंटेंट के पीडीएफ भी आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। प्रश्न है हमारा आज का, भारत की संसद यद्यपि विभिन्न तरह की शक्तियों से युक्त है किंतु यह संप्रभु निकाय नहीं है, परीक्षण करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दो विथ वेरियस पावर्स इज नॉट अ सोवरेन बॉडी डिफाइंड। कुल मिलाकर कहना चाह रहा है कि हमारी जो संसद है, बहुत सारी इसको शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इतनी शक्तियां से युक्त होने के बावजूद भी इसको संप्रभु निकाय जो है नहीं माना गया। संप्रभु किसे कहते हैं? जिसके ऊपर कोई ना हो। अब मतलब उसको कोई किसी प्रकार के उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश कह सकते हैं ना हो। अंकुश को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव में लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे निरंकुश होने की बात नहीं कही जा रही। कुल मिला के इतनी शक्ति किसी के अंदर नहीं होती है कि वो सभी चीजों को नियंत्रित करता है। तो ऐसे जो निकाय जिसके पास समस्त शक्ति निहित होती है उसे संप्रभु निकाय के नाम से जाना जाता है। तो हमको लगता है कि संसद हमारी संप्रभु निकाय है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी संसद संप्रभु निकाय नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन में यही परीक्षण करना है कि वे कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संसद के पास शक्तियां तो हैं लेकिन ये संप्रभु निकाय नहीं है। तो हमें क्वेश्चन को तोड़ना है। सबसे पहले तोड़ने में क्वेश्चन के 2 पार्ट है। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कौन कौन सी इसके पास शक्तियां हैं जो इसको दी गई हैं। किसके माध्यम से दी गई? संविधान के माध्यम से। किसके माध्यम से? संसद भी हमारे संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप ही चलती है। तो शक्तियां संसद को कहां से मिली हैं? संविधान से मिली हैं। तो हमें पहले एक खंड में क्वेश्चन को बताना है कि कौन सी संविधान से शक्तियां इसको प्राप्त हैं और क्या क्या इस पर क्या कहते हैं कि बाध्यताएं हैं जिसकी वजह से ये एक संप्रभु निकाय नहीं है। हमें 2 पार्ट में सवाल को तोड़कर चलना है। तो चलिए शुरू करेंगे। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है ये। देखिए, हमने पहले तो देखिए 200 शब्द हमारी लिमिट होती है, चाहे 12 नंबर का। हम लोग 12 नंबर वाले को उसमें लेके चलेंगे केंद्र में, जो 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर 12 नंबर आपने तैयार कर लिया है तो 8 नंबर आप आराम से लिख ले जाओगे। ठीक है, तो हमारा केंद्र रहेगा 12 नंबर के सवालों के साथ, यानी 200 से 250 शब्दों के बीच में आपको हर आंसर जो है मिलेगा। एकदम इसी फॉर्मेट में मिलेगा जिस फॉर्मेट में आपको एग्जाम में आंसर जाके लिखना होगा। तो हमें सबसे पहले 3 से 4 लाइन की क्या करनी होती है? एक प्रस्तावना देनी होती है। बिना प्रस्तावना के उत्तर मत दीजिएगा आप लोग, नहीं तो क्या होगा, आपको मार्किंग में नुकसान हो जाएगा। देखिए, तो भारत की संसद भारतीय संघात्मक व्यवस्था की महत्वपूर्ण निकाय है। संविधान ने इसे विस्तृत शक्तियां व स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। किसने दी हुई है? संविधान ने, आपने बता दिया। और यही से प्रश्न की जो प्रश्न की डिमांड है वो शुरू हो गई है कि भैया जब संसद को जो शक्तियां और स्वतंत्रताएं कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। तो इसका मतलब है कि क्या है ये? संप्रभु निकाय नहीं है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया is an important body of Indian federal system. The Constitution has given it wide powers and freedom due to with its performance of important functions. तो कुल मिला के आपने इसको बताया यहाँ पर प्रस्तावना में कि भाई बिल्कुल बहुत सारी शक्तियां स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन उस सभी के सभी चीजें कहां से मिल रही हैं? हमें मिल रही हैं संविधान से। अब ये देखिए, ये इस तरीके के फ्लो चार्ट आपको जरूर यूज करने। हम लोग हर क्वेश्चन में 1-2 फ्लो चार्ट देंगे आपको यहाँ पर, ताकि आपको जानकारी हो सके कि किस तरीके के फ्लो चार्ट आपको जो है यूज करने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर केंद्र बना संसद की शक्तियां कौन कौन सी हैं? पावर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें हमने फटाफट देख लिया। तो क्या क्या है शक्तियां? सबसे पहले
हमारे पास जो है विधायी शक्तियां हैं, मतलब कि जितने भी विधान बनते हैं संघ सूची पर और समवर्ती सूची पर, यानी कि यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पर, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? हमारी संसद को है। असाधारण परिस्थितियों में राज्य सूची पर भी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ठीक, फिर संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट की पावर भी किसके पास है? संसद के पास है। वित्तीय शक्तियों में बजट प्रस्तुत करने, कटौती प्रस्ताव इत्यादि की शक्तियां भी, यानी वित्तीय शक्तियां भी दी गई, यानी फाइनेंशियल पावर्स भी हमारे संसद को दी गई हैं। विभिन्न प्रकार के अनुदान जारी करने के, यानी ग्रांट्स जारी करने की जो शक्तियां हैं वो भी किसके पास है? संसद के पास है। आपातकाल में महत्वपूर्ण भूमिका है संसद की। संसद के ही माध्यम से आपातकाल की को समय समय पर बढ़ाया और घटाया जा सकता है। संसद के कार्यों की न्यायिक स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस से रखी गई है कि जो संसद की कार्रवाई होगी उस पर क्या होगा? न्यायपालिका में चर्चा नहीं होगी। ठीक है। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व, पता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। लोकसभा क्या है? संसद का एक पार्ट है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी उसमें लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी, राष्ट्रपति के विरुद्ध, यानी कि इसको ये शक्ति भी दी गई। समितियों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण, ठीक है, लोक लेखा समिति, ठीक, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, अन्य विभागीय समितियां, ये संसद के टूल्स हैं क्या करने के लिए? कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो हमने क्या देखा? ये सारी शक्तियां देख ली किसकी? जो कि हैं संसद की, जो कि उसे स्वतंत्रता देती है और शक्ति प्रदान कर रही है विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए। ये सभी शक्तियां मिली कहां से हैं? संविधान से मिली हैं। तो आपने एक फ्लो चार्ट में बता दिया भैया ये शक्तियां हैं। अब हम थोड़ा सा विस्तृत विवरण भी देंगे, 2-4 लाइन का, सिर्फ फ्लो चार्ट ही नहीं रखना है आपको क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपको लिखना भी है भाई। भारतीय संसद द्वारा यद्यपि विस्तृत शक्तियों का उपभोग किया जाता है, फिर भी यह संप्रभु निकाय नहीं है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता, यानी कि ब्रिटेन में संसद क्या है? संप्रभु है। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में संविधान नहीं है लिखित में, तो ब्रिटेन में संसद ही सर्वोच्च है। वही अमेरिका में क्या है? न्यायपालिका को सर्वोच्चता दी गई है। ठीक, न्यायपालिका के आधार पर सब सिस्टम चलता है। भारत में क्या हुआ है? इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया गया है और इस संदर्भ में भारत ने संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की है। न तो संसद न तो न्यायपालिका, दोनों के लिए संविधान में वर्णित जो डिस्क्रिप्शन हैं उसके माध्यम से दोनों संस्थाएं संचालित होती हैं। यदि संविधान को एक निकाय माना जाए तो संविधान क्या है? संप्रभु निकाय है भारत में। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। ठीक, अब हम देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस हैं जो संसद की संप्रभुता को रोकती है। संसद की संप्रभुताएं पर मर्यादाएं कौन कौन सी हैं जो बताती हैं कि संसद संप्रभु निकाय नहीं। क्योंकि क्वेश्चन का दूसरा पार्ट तो यही ना, हमें सिद्ध भी अंत में यही करना है। सबसे पहले क्या है? लिखित संविधान। ठीक है, व्यवस्थापना शक्तियों का प्रयोग संसद संविधान के अनुसार करेगी। ठीक है, आर्टिकल 245 क्या कहता है कि संसद जो भी संविधान में निर्माण करेगी, कानून बनाएगी, वो संविधान के अनुसार ही करेगी। तो सबसे पहले लिमिटेशन लग गई। दूसरा, शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, यानी कि कार्यपालिका की विधायिका से न्यायपालिका की सारी शक्तियां अलग अलग की गई संविधान के माध्यम से, यानी एक दूसरे के क्षेत्रों में हम क्या करेंगे? हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, संघवाद संबंधी प्रावधान, राज्य सूची के विषय पर संसद की सीमित शक्ति। ठीक है, हमारे यहाँ संघवाद का प्रावधान अपनाया गया। संघवाद का मतलब होता है संघ के साथ राज्यों का सह-अस्तित्व। ऐसे में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची दी गई हैं, जिसमें राज्य सूची पर विषय जो है राज्य के विधानसभा या विधानमंडल ही बनाती है। बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही संसद को ये शक्ति दी गई है कि क्या करे, वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाए। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में नहीं। संविधान संशोधन, राज्यों की सहमति जरूरी है। संविधान संशोधन एक आम संशोधन होता है, एक विशेष संशोधन होता है। विशेष संशोधन आर्टिकल 368 में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें कहा गया है कि आर्टिकल 368 में कहा गया है कि इसमें संसद जो है संशोधन तभी कर सकती है कुछ मामलों में जब उसे आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी प्राप्त होगा। ठीक, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी प्राप्त होगा, तभी कुछ चीजों में संशोधन कर सकती है संसद। तो क्या किया गया यहाँ पे भी? संसद को क्या किया है? मर्यादित किया गया है कुछ चीजों के आधार पर। मौलिक अधिकार, संसद पर निर्बंधन। मौलिक अधिकारों में संसद जो है अपने मन से परिवर्तन नहीं कर सकती है, क्योंकि इसे आधारभूत ढांचे के अंतर्गत रखा गया है। और साथ साथ में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को शक्तियां दी गई हैं कि अगर संसद किसी प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो आप आर्टिकल 32 और 226 के माध्यम से उसको चेक कर सकते हैं।
न्यायिक पुनर्वालोकन, ठीक, न्यायपालिका संसद द्वारा बनाई गई विधियों की जांच करेगी, कहीं ये विधि ऐसी तो नहीं जिससे लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। संविधान का आधारभूत ढांचा, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिलवाद में इस चीज को बहुत ही बखूबी तरीके से रखा गया कि संसद जो है आधारभूत ढांचे में किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करेगी, ठीक है, और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि क्या क्या आधारभूत ढांचा है और उसकी सूची विस्तृत रूप से बढ़ती हुई लगातार देखी जा रही है, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी क्या किया गया, संसद की चीजों को मर्यादित किया गया, लिमिट किया गया, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके माध्यम से क्या किया गया है, हमारी संसद को सीमित किया गया, यानी कि संप्रभु बनने से रोका गया है। इन सभी प्रावधानों को आपको मेंशन करना है, इस फ्लो चार्ट की तरह ही आप इसको अपने आप आंसर में, इससे क्या एक पूरा पेज आपका भर जाएगा, ठीक है। निष्कर्ष था, बहुमत प्राप्त सत्ता संसद के माध्यम से मनमानी व्यवस्था न लागू कर पाए, इसीलिए संसद को संप्रभु नहीं बनाया गया, बल्कि संविधान सर्वोच्चता व शक्तियों के पृथक्करण को हमने महत्व दिया हुआ है। तो अपने आपने परीक्षण करके अपना निष्कर्ष निकाल दिया। आपको प्रस्तावना भी 2 से 3 लाइन की और निष्कर्ष भी 2 से 3 लाइन का देना जरूरी। कुछ लोग 8-8, 7-7 लाइन का निष्कर्ष प्रस्तावना लिखते हैं, मत लिखिएगा। यूपी पीसीएस के जो नया पैटर्न है आपका 12 नंबर वाला या यूपीएससी वाला जो पैटर्न चल रहा है, उसमें आपको 2 से 3 लाइन के प्रस्तावना निष्कर्ष लिखना, क्योंकि आपका सारा समय अगर इसमें लिख देंगे, खत्म कर देंगे, तो आप मेन क्वेश्चन के पार्ट को मिस कर जाएंगे, जो कि नंबर देने वाला पार्ट आपका क्या है, मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन लिखना जरूरी होता है, अगर छोड़ के आएंगे तो ये नंबर भले दे ना दे, लेकिन नंबर काटने में बहुत बड़ी भूमिका निभा देता है अगर आपने प्रस्तावना निष्कर्ष नहीं लिखा है तो, ठीक है। इसी क्रम में हमारा दूसरा सवाल है, संविधान द्वारा संघ व राज्यों के मध्य स्पष्ट शक्तियों के विभाजन के बाद भी दोनों में विवाद के मुद्दों में वृद्धि देखी गई है। विवाद के प्रमुख बिंदुओं और उसके समाधान पर अपना तर्क दें। हमारा क्वेश्चन क्या है, संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विवरण दिया गया है। हमें एक तो ये बताना है कि कौन कौन से शक्तियां हैं जो संघ और राज्यों के मध्य विभाजित करती दी गई हैं उनको, साथ में विवाद के क्या क्या मुद्दे हैं हमें ये बताने हैं, और प्रमुख बिंदु भी विवाद के बताते हुए हमें उनके समाधान पर भी अपना पक्ष रखना है कुल मिला के। तो क्वेश्चन के 2 से 3 पार्ट हैं जिसको आप समझ के तोड़ेंगे। पहले तो हमें बताना है कि क्या है संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, फिर हमें मुद्दे और बिंदु बताने हैं विवाद के, फिर हमें उनके समाधान के उपाय बताने हैं। तो इन 3 तरीके से हमारा क्वेश्चन ये तोड़ के लिखा जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो भारत में संघात्मक व्यवस्था में संविधान ने संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों और दायित्वों का सुस्पष्ट विभाजन किया है। यह विभाजन इस तरीके से अपनाया गया है कि राज्यों की स्वतंत्रता बनी रहे और संघ निर्णायक स्थिति में रहे, ठीक है। हमने क्या किया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों को बांट दिया है, लेकिन हमने अंत में जो लगभग शक्तियां हैं निर्णायक भूमिका वाली, वो किसके पक्ष में रखी हुई है संविधान के माध्यम से, वो हमने संघ सरकार के अधीन रखी है। मतलब कि समवर्ती सूची पर अगर राज्य और संघ दोनों कानून बनाते हैं तो क्या होगा, संघ का कानून महत्वपूर्ण हो जाता है, मतलब संघ का कानून माना जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में राज्य सूची में भी विषम परिस्थितियों में संघ सरकार क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो इस तरीके से हमने शक्तियों का इस तरीके से विभाजन किया है कि दोनों के अधिकार स्पष्ट रूप से विभाजित हों, लेकिन निर्णायक स्थिति किसकी हो, संघ की हो, क्योंकि एक संप्रभु सरकार चलाने के लिए हमें ये जरूरत है, ठीक। अब हम आते हैं, थोड़ा सा हम संबंधों के बारे में बताएंगे कि हमने संबंधों को जो केंद्र राज्य के हैं वो 3 पार्ट में बांट के हम देखते हैं। विधायी संबंध, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 245 से 255 तक, प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 तक, और वित्तीय संबंध आर्टिकल 264 से 293 तक जो है इसको किया गया है, यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन, ठीक है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा संघ राज्यों के अलग विचारधाराओं की सरकार ने संघ और राज्यों के मध्य विवाद में वृद्धि की है। क्या है, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं भाई, अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट बनना अलग अलग राज्यों में और सेंटर पे अलग गवर्नमेंट, तो ये सब स्थितियां हैं जिसकी वजह से केंद्र राज्य संबंध में उतार चढ़ाव में देखने को मिलता रहता है। अब हम आएंगे, देखेंगे संघ और राज्यों के बीच विवाद के कौन कौन से बिंदु हैं, क्योंकि क्वेश्चन का महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इसको आपने पूरा एक समय दिया अच्छे से और सारे बिंदुओं को स्पष्ट रूप से प्रावधान दिखाया यहाँ पे कि क्या क्या जी विवाद के बिंदु हैं। संघ द्वारा राज्यपालों की अपनी सुविधा अनुसार नियुक्ति, सबसे बड़ी समस्या। गवर्नर का अपॉइंटमेंट यूनियन अपने एजेंट के रूप में उनको यूज करता है अपॉइंट करके, जबकि उनकी नियुक्ति होनी चाहिए राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में, ठीक है। लेकिन होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से नियुक्ति करती है जिस पर राज्यों का विरोध है। राज्यों में मनमाना राष्ट्रपति शासन, ठीक, आर्टिकल 356 का प्रयोग करना, ये जो है कहीं न कहीं विवाद का बिंदु बना रहता है स्टेट और सेंट्रल में।
केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में संघ व राज्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप। ठीक, आरोप लगाते हैं संघ की राज्य जो है हमारी योजनाओं को सही से लागू नहीं कर रहे हैं, और राज्य आरोप लगाते हैं कि संघ सरकार योजनाओं के संदर्भ में संपूर्ण बजट और पैसा हमें उपलब्ध नहीं करा रही है। ठीक, ये भी समस्या है। राज्यों के इच्छा के विपरीत केंद्रीय बलों की नियुक्ति बहुत बड़ा बिंदु है। थोड़े बहुत भी डिस्प्यूट पर, थोड़ा बहुत दंगे पर, या थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कि अस्थिरता की स्थिति में क्या करता है, सीआरपीएफ को भेज देती है सेंट्रल गवर्नमेंट बिना राज्यों की परमिशन के, और वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना शुरू करती है। ये इसका फिर उसका क्या होता है कि वहां की जो पुलिस होती है वो उसका मनोबल गिरता है और उसे लगता है कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। करों के बंटवारों में राज्यों का हिस्सा, इस पे जो आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है, इसको लेके उंगलियां उठती रहती हैं कि हमारा जो है क्या है, कोई रोल नहीं है। जो केंद्रीय वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग अपने मन के हिसाब से परसेंटेज का डिसाइड करता है, राज्यों से उनकी समस्याओं को सही तरीके से नहीं सुनता न पूछता। ठीक, ये भी विवाद का बिंदु है। ज्यादातर राज्यों का अर्थ हेतु संघ पर निर्भर, महत्वपूर्ण करों की जिम्मेदारी जो दे दी गई है वो संघ के पास है कि जो महत्वपूर्ण कर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है और अपने सुविधा अनुसार राज्यों को उसमें से पार्ट देती है। ठीक है, जबकि राज्यों का तर्क है कि अधिक जनता सीधे उनके टच में है, हमें जन समस्याओं का समाधान करना तो हमें पैसे की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, एक ये भी समस्या है। ठीक है, समवर्ती सूची पर संघ को ज्यादा अधिकार देना। ठीक है, समवर्ती सूची क्या है, जिसमें संघ और राज्य सरकारें समान रूप से कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर किसी एक ही बिंदु पर दोनों ने कानून बनाया है तो संघ के कानून को मान्यता दी जाती है, राज्य के कानून को क्या किया जाता है, शून्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक, तो एक ये भी विवाद का बिंदु बना हुआ है। आपातकालीन व्यवस्था में राज्य प्रशासन शून्य हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई आपातकालीन व्यवस्था लागू होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को जिलाधिकारी के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से हैंडल करना शुरू करती है। जो स्टेट की मशीनरी होती हैं वो पूरी तरीके से जीरो हो जाती हैं। ये भी एक बड़ा क्या कहते हैं कि विवाद का बिंदु बनता है। ठीक, राजनीतिक लाभ हेतु संघ द्वारा राज्यों पर दबाव और राज्य द्वारा निषेध करना। ठीक है, कुल मिला के जो पॉलिसी जो राजनीतिक लाभ के लिए क्या कहते हैं कि जैसे जहाँ पर मान लीजिए कि एंटी गवर्नमेंट है, जैसे वर्तमान सरकार के साथ देखिए आप, तो जहाँ जहाँ आप देखेंगे कि जहाँ एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पर आप देखोगे कि हमेशा कुछ ना कुछ लफड़े चलते रहते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, केरला हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। तो यहाँ पर जो ये चलता है ये राजनीतिक उथल पुथल के आधार पर भी कहीं न कहीं समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। ये भी केंद्र संबंधों के बीच जो है एक अड़चन बनकर हमें देखने को मिलती है। ठीक, तो हमने विवाद के बिंदु बता दिए। अब हमारा सवाल का अगला पार्ट है सॉल्यूशन, यानी कि समाधान क्या है। ठीक है, सीएम एडवाइस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, हमें राज्यपालों की नियुक्ति में सीएम की सलाह को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल एज ए लास्ट ऑप्शन, मतलब अंतिम विकल्प के रूप में राष्ट्रपति शासन को लगाना हो। पहले ये नहीं कि छोटा मोटा कोई मुद्दा उठा तो तत्काल राष्ट्रपति शासन लगा दिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। ठीक, अंतरराज्यीय परिषदों में राज्यों को ज्यादा महत्व देना। अंतरराज्यीय परिषदों को पहले तो गठन के लिए क्या कहते हैं केंद्र को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि 1990 में जाके तो गठित की गई पहली बार। ठीक, उसके बाद जो लास्ट गठित है 2016 में गठित है, इसके बाद कुछ बात ही नहीं चल रही है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है अंतरराज्यीय परिषद, आर्टिकल 263 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसको हमें क्या है प्रॉपरली तो बनाना चाहिए, बनाने के साथ साथ इसमें राज्यों को अधिक महत्व देना अनिवार्य करना चाहिए। ठीक, इससे भी क्या होगा, केंद्र संबंध जो है सुधार में तरफ बढ़ेंगे। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों का पूरा सहयोग। ठीक है, केंद्रीय जो योजनाएं हैं उसमें राज्य पूरा सहयोग करें, पूरे मनोभाव से उसको लागू करें। ये ना सोचें कि इससे सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस पार्टी की सरकार है उसको लाभ मिलेगा, ये हमें नहीं सोच के काम करना होगा। राज्यों को हमें सिर्फ उनकी योजनाओं को लागू करना होगा और उसके लिए हमें लगातार उसके क्रियान्वयन पर निगरानी रखनी होगी, उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए राज्यों को, और केंद्र को भी चाहिए कि योजनाओं के साथ साथ उस पर आवंटित बजट भी उसी मात्रा में राज्यों को दें। वित्त आयोग द्वारा राजस्व बंटवारे में राज्यों की सलाह भी मानी जानी चाहिए। ठीक है, तो वित्त आयोग में जब गठन हो तो उसमें राजस्व का जब बंटवारा हो तो उसमें स्टेट की भूमिका को महत्वपूर्ण दिया जाए, स्टेट की सलाह, स्टेट की समस्याओं को भी प्रैक्टिकल आधार पर क्या रिलेट किया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हवाई बातों में कि भैया स्टेट पे ये राज्य बहुत गरीब है इसको एक्स्ट्रा पैसा दे दो, ये नहीं। आखिर उस राज्य ने गरीबी को दूर करने के लिए किया गया। इसीलिए जो विकसित राज्य हैं वो इस बात का विरोध करते हैं कि हमने अच्छा काम किया तो हमें दंड मिलता है, हमें कम पैसे दिए जाते हैं क्योंकि हमने अपने यहाँ गरीबी को कम कर दिया। तो ये भेदभावपूर्ण स्थिति ना हो। ठीक, राज्यों द्वारा स्वयं के वित्तीय स्रोतों में वृद्धि। ठीक है, राज्य को इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज अपनी बढ़िया करनी होगी। जैसे अभी वर्तमान में यूपी गवर्नमेंट में देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफी काम हो रहा है। ठीक है, नीति आयोग के तर्ज पर क्या किया गया है, राज्य नीति आयोग बनाने की बात की जा रही है। ठीक है,
इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम, इस तरीके के जो प्रोग्राम किए जाते हैं, जिससे क्या हो, राज्य की अर्थव्यवस्था खुद इतनी मजबूत हो जाती है कि वो राज्य केंद्र पर वित्त के मामले में इतना निर्भर नहीं रहता। जैसे कि वर्तमान में कुछ राज्य हैं, जैसे गुजरात है, ठीक है, महाराष्ट्र है, ये सब क्या है, विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश भी इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है और भविष्य में पूरी उम्मीद है कि राज्य भी, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा हमारे पास एरिया है कि हम आसानी से अपनी वित्तीय समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं। संघ द्वारा राज्यों के सामान्य कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप, ठीक है, राज्य के जो सामान्य रेगुलर काम है, नॉर्मल जो डेली बेस के काम है, उस पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बार बार हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अपने काम से काम में मतलब रखना चाहिए जब तक स्थितियां कोई विपरीत नहीं होगी। तो इन समस्याओं के समाधान के साथ जो हम क्या कर सकते हैं, केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। ये उत्तर सिर्फ यहाँ काम नहीं आएगा, केंद्र राज्य संबंधों में कहीं पर भी सवाल आता है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो निष्कर्षतः संघ और राज्य दोनों को राजनीति से ऊपर उठकर परस्पर एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान किया जाना आवश्यक है, तभी संविधान के लक्ष्यों को वास्तविक रूप से प्राप्त कर विवादों को दूर किया जा सकता है तथा सहकारी संघवाद को स्थापित किया जा सकता है। ठीक, इस तरीके से करके आपने अपने उत्तर को समाप्त कर दिया। तो ये हम लोग का प्रोग्राम है। हम लोग 400 क्वेश्चन आपको लाइव, 400 क्वेश्चन की वीडियो प्लस पीडीएफ आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में समाधान बैच है। किसी प्रकार की आपको क्वेरी हो, आप इस नंबर पर, जो दिए गए नंबर हैं, इस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग की डेमो क्लासेस आपको मिलेगी कुछ दिन तक, लेकिन अपनी फटाफट एडमिशन लेके आप अपनी सीटों को सुरक्षित करें, क्योंकि अभी जो है फीसेस कम रखी गई है। इसकी फीस जो रखी गई इस प्रोग्राम की 5100 रखी गई है। ठीक है, और इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस सारी चीज़ें भी उपलब्ध रहेंगी। साथ साथ में ये 400 क्वेश्चन प्लस यूपी स्पेशल क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा कंटेंट भी आपको इसमें दिया जाएगा। तो ये 2 नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, तत्काल अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं बिना किसी देरी के। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।